start today's session of Value Talks. So those of you who are not aware about Value Talks platform, so this is a platform which is three gentlemen see their names and details on the screen. And the objective of having this platform is to provide advisory services to individuals, to people with respect to career, with respect to real estate, financial management, and many other fields wherever people feel that they need a particular help. You can also see the board of experts, what we have on Value Talks. So as you can see, the kind of experience which these experts carry in their respective domains. So that is the objective of Value Talks, to have a panel of experts who can help you. And we try to get different experts from different domains on each of our Value Talks session to provide a perspective to help the individuals who are looking for more information of the domain of their choice. With this, I'll start today's session, which is related to financial investment, which is related to people who are investing through options or maybe through stock trading, through futures, etc. But they are confused. I'll talk in Hindi. I'm sure that would be comfortable for all of you. If not, please do let me know. So I'll mix up Hindi and English. तो आज का हमारा सेशन होगा ऑप्शंस को लेके कि ऑप्शंस में हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, बिकॉज हम सब लोग ट्रेडिंग तो कर लेते हैं, लेकिन हमें शायद काफी टाइम हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, और वही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई ठीक से नहीं किया, डेफिनेटली चांसेस हैं कि हमारे को सिर्फ लॉस ही होगा और फायदा नहीं होगा. तो अगर हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से जो ट्रेंड है, मार्केट का जो ट्रेंड है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें. और उसी के लिए हमने आज एक एक्सपर्ट को इनवाइट किया है, मिस्टर पुनीत गुलाटी. मिस्टर पुनीत हमारे साथ पहले भी वैल्यू टॉक्स सेशन पे आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर. उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हमें बताई कैसे ऑप्शंस में हम ट्रेड कर सकते हैं, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री स्ट्रेटजीज जो हमारे व्यूअर्स के साथ उन्होंने शेयर की. काफी लोगों ने उनको पसंद भी किया. तो पुनीत, आई कांट सी यू ऑन वीडियो. कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज? Thank you. Hi, Gurpreet. Hi. So here we have Puneet. I hope all of you are able to see him on the screen. So Puneet is ex-Macquarie Group. So he has ample, 20 plus years of experience in financial domain. He is a certified derivative expert. He is himself a trader, and he also help people to create strategies and really help them make more money. तो आज के इस सेशन में पुनीत हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी भी तरह की मार्केट में, चाहे वो मार्केट ऊपर जा रहा हो, चाहे वो मार्केट नीचे जा रहा हो, हम किसी भी तरीके के मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि वो एक बहुत बेसिक चीज है इन ट्रेडिंग करने के लिए. तो पुनीत, ओवर टू यू. तो आप थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करें किस तरीके से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद हम आगे इस टॉपिक को लेके जाएंगे. थैंक यू गुरप्रीत. आई वुड स्टार्ट विद बेसिकली ट्रेंड होता क्या है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है. जनरली मार्केट में हम जो लोग कुछ मार्केट से रिलेटेड चीजों को स्टडी करते हैं, टेलीविजन पे कोई बिजनेस न्यूज चैनल देखते हैं, वो सुनते होंगे बुल रन है, बियर रन है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है. तो ये ट्रेंड एग्जैक्टली है क्या, हमें व्हाई इज इट सो रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड इट,
और इसको ठीक से समझ के हमें बेसिकली मतलब मिलने क्या वाला है, हमें फायदा क्या होने वाला है, ये समझना बहुत जरूरी है। मार्केट जनरली एक डायरेक्शन में चलती है। जैसे निफ्टी कुछ समय पहले तक डाउन ट्रेंड में थी। हम लोगों ने निफ्टी को पिछले साल सितंबर में 18,600 से इस साल जून तक 15,200 तक जाते हुए देखा। इट वॉज ए स्टीप करेक्शन। आई मीन दो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हुई, फेजेस में हुई। मार्केट थोड़ा नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। लेकिन इस पूरे टेन्योर में जो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ था। तो अब ये मतलब इस वक्त बताने में बड़ा आसान लग रहा है 18,600 से 15,200, लेकिन 18,600 और 15,200 के बीच में आप कभी भी चार्ट को देखकर ये वाली कैपेबिलिटी होना, ये वाला नॉलेज होना कि वो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, ये पता होना में बहुत जरूरी है। आई मीन अगर आपको ये मालूम होगा, किसी भी ट्रेडर को या इन्वेस्टर को फॉर दैट मैटर ये मालूम होगा, तो ही विल बी एबल टू प्लान हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अकॉर्डिंगली। उसे पता होगा कि हाँ मुझे इस समय खरीदना है या बेचना है। ये जो रैली है ये अप ट्रेंड की रैली है या डाउन ट्रेंड की रैली है। डाउन ट्रेंड में भी छोटे अप मूव्स आते रहते हैं ना। अभी क्या हुआ रिसेंटली, कभी आई गेस जून के 3rd वीक में कहीं हम लोगों ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया, एंड वी हैड अ वेरी शार्प अप मूव इन द मंथ ऑफ जुलाई। बहुत लोग ये सोचकर बैठ गए होंगे कि अभी अप ट्रेंड नहीं आया, ये एक छोटी करेक्शन के बाद एक छोटी रैली है। आई मीन मार्केट इज स्टिल इन द डाउन ट्रेंड ओनली, दिस इज रिकवरिंग बिकॉज वो बहुत नीचे गिर गई थी। प्रोबेबली आफ्टर अ फ्यू पॉइंट्स, आफ्टर अ स्मॉल रिकवरी इट विल स्टार्ट फॉलिंग अगेन। तो अगर हम उस वक्त ट्रेंड नहीं समझ पाए तो हम प्रोबेबली या तो साइडलाइंस पे बैठे रहे, या कुछ लोग उस वक्त भी शॉर्ट करते रहे। तो ट्रेंड की सही समझ होना, ब्रॉड लॉन्ग टर्म ट्रेंड को सही से समझना, इवन फॉर योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बहुत रेलिवेंट। तो ये ट्रेंड की रेलिवेंस हो गई। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझेंगे हम एक्चुअली 2 फेजेस में समझेंगे। हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म में समझते हैं बिकॉज लोगों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आज निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे क्या कर रही है। मेरे पास एक चार्ट्स का सेट है, मैं वो चार्ट्स की तरफ आपको ले चलता हूं, तो हम धीरे धीरे उनको डिस्कस करेंगे। विल स्टार्ट विद डेली निफ्टी के डेली चार्ट के बेसिस पे इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, मीडियम ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए हम वीकली और मंथली चार्ट्स भी देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो ये निफ्टी का एक प्लेन चार्ट है, सिंपल चार्ट है। ये जो नीचे बॉटम है जहाँ पे ये 2-3 कैंडल्स हमें दिख रही हैं, ये समझ, ये आई गेस कोई जून का डेट है, जून एंड का कोई डेट है। लेट मी सी इफ आई कैन हैव, इफ यू कैन हैव द एग्जैक्ट डेट हियर। या दिस इज समवेयर अराउंड 14-15 जून। 16 जून होगा मोस्ट प्रोबब्ली, दैट इज व्हेन इट स्टार्टेड। ओके, तो 16 जून ऑनवर्ड्स लाइक हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी इज मेकिंग हायर हाई हायर लोज। ये हमने एक हायर बनाया, निफ्टी ने क्रैक करने की कोशिश की, देन वी मेड अनदर हायर हाई, इससे अगला हाई उससे भी ऊपर था। तो ये हायर हाई हायर लो एक तरह से इंडिकेटर है। आई मीन अप ट्रेंड का, निफ्टी के अप ट्रेंड का इंडिकेटर है। इसको डाउ थ्योरी भी बोला जाता है। आई मीन इफ समबडी वांट्स टू आई मीन डाइव इनटू इट, गो मोर डीपर इनटू इट, दिस इज कॉल्ड डाउ थ्योरी आल्सो। हम लगातार ये देखते गए, लेकिन अब इसमें हमें दिख रहा है कि हाँ क्लियर अप ट्रेंड है। यहाँ पे आके हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जो प्रेजेंट टाइम है, से अगस्त 3rd वीक से लेके जो ये प्रेजेंट ऑनगोइंग टाइम है, पिछले लगभग 2 हफ्ते का टाइम, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हमें नहीं पता कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड खत्म हो गया या क्या हो गया। ऐसी कुछ कंफ्यूजन हमें यहाँ पे भी देखने को मिली, यहाँ पे भी देखने को मिली, यहाँ पे भी देखने को मिली। दिस इज अ लिटिल डीपर बिकॉज प्रोबेबली दिस हैज कम आफ्टर अ वेरी शार्प अप मूव। तो हम लाइंस की हेल्प से, कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प से ये सब समझने की कोशिश करेंगे कि अब हमें इस कंफ्यूजन के टाइम में कैसे असर्टेन करना है वेदर वी आर स्टिल इन एन अप ट्रेंड और लाइक द अप ट्रेंड हैज फिनिश्ड एंड वी आर इन अ डाउन ट्रेंड काइंड ऑफ सिनेरियो। मैं बिल्कुल फेजेस में बढ़ूंगा। मैंने अब इस यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ इसमें एक कुछ स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ कर दी। इसको हम लोग चैनल बोलते हैं क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लगभग मतलब मोर और लेस पैरेलल लाइंस है। सो दिस इज अ चैनल व्हिच इज गोइंग अपवर्ड्स। निफ्टी ने कई बार नीचे आने की कोशिश की। मैंने निफ्टी के लोज को या सपोर्ट्स को और रेजिस्टेंस को अपना बेसिस बना के ये लाइंस ड्रॉ की। अभी हम लगभग एक जो मेजर मेरी लाइन है, ये जो डार्क ब्लैक लाइन है, इसके हम आज हम इसके नीचे, आई मीन व्हेन वी ओपनड वी वर बिलो दिस, बाय द टाइम वी क्लोज्ड वी वर वेरी क्लोज टू द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। इस चैनल के सपोर्ट के हम बहुत नजदीक थे। इस चैनल के नीचे एक सेकेंडरी लाइन है, हम अभी भी उसके ऊपर थे,
आज हमने लगभग उसका सपोर्ट का जोन टच किया। तो अब ये हमें बता रहा है कि हम जो एक लॉन्ग टर्म चैनल है निफ्टी का, उसके लोअर जो उसका एंड है उसके बहुत नजदीक है। अभी ट्रेंड खत्म तो नहीं हुआ, मतलब गोइंग बाय दिस ओनली, आई मीन देयर आर न्यूमरस अदर थ्योरीज। हम अगर सिर्फ इस चैनल को और डाउ थ्योरी के हिसाब से चले तो अभी हमारा अप ट्रेंड खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी हम चैनल के ऊपर है, हमने अभी कोई अपना लोअर लो नहीं बनाया। ये एक सिस्टम हो गया। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइक वी विल गो अप इन फेजेस ओनली। फर्स्ट फेज में मैंने ये ऊपर जाने वाली असेंडिंग एक चैनल को ड्रॉ किया। सेकंड फेज में मैंने ये ऊपर वाले सिस्टम को देखा जब से करेक्शन शुरू हो गया। तो अभी ये डिसेंडिंग चैनल बनना शुरू हो गया। ये डिसेंडिंग चैनल लगातार अपना निफ्टी को नीचे लेके आ रहा है। इस हाई से नीचे का ये हाई बना, एक ये लो भी नीचे का, एक छोटा नीचे का लो भी बना। आज की क्लोजिंग को अगर हम देखें तो हम इस असेंडिंग चैनल के टॉप के नजदीक है, हम डिसेंडिंग चैनल के बॉटम के नजदीक है, असेंडिंग चैनल के टॉप के नजदीक है। द मोमेंट वी क्रॉस दिस चैनल, कल हम अगर इसके ऊपर खुलते हैं और इसके ऊपर बंद होते हैं, दिस इज अ डेली चार्ट, तो इसमें क्लोज होना ज्यादा रेलिवेंट होता है। इसके अगर हम ऊपर बंद होते हैं तो हम एक बार को ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो अपना शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था ये तो खत्म हो गया। उसके लिए हमारा कल का क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर होना बहुत जरूरी है, इस कंजक्शन पॉइंट के ऊपर होना बहुत जरूरी है। इफ वी गेट दैट क्लोजिंग टुमारो तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, जो ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था ये तो खत्म हो गया। लेकिन अप ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए अभी हमें कुछ और कंफर्मेशन चाहिए होंगी। प्रोबेबली वी नीड टू आई मीन ब्रीच दिस हाई। ये एक पिछला ट्यूसडे था व्हेन मार्केट हैड ए वेरी स्ट्रांग 400 प्लस पॉइंट ऑफ रैली, उस दिन का हाई ब्रीच होना बहुत जरूरी है अप ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए। अप ट्रेंड का प्रॉपर कंफर्मेशन तभी आएगा जब हम ये अगस्त का एक हाई था 17,900 समथिंग, 900 इंट्राडे हाई 990 के आसपास था। क्लोजिंग की बात करें तो ये क्लोजिंग 956 था मेरे ख्याल से। तो as long as we are below this 956 closing, it will be called a consolidation phase. मार्केट ने एक बहुत शार्प रैली ली, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, एक ब्रीदिंग स्पेस अपने लिए क्रिएट किया और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाने लग गई। अब इस चैनल का जो टॉप है वो हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा। ये टॉप प्रोबेबली 18,405 होगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो कब आता है। आई मीन अगर जितना लेट आएगा टॉप उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। दिस इज एन असेंडिंग लाइन। तो आई मीन एक ये तरीका है ट्रेंड को समझने का। मेरे हिसाब से आई मीन इस पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से जब तक हम लोग, मैं आगे जाऊंगा तो हमें लेवल्स भी मिल जाएंगे, जब तक हम लोग उस जिस दिन हमने ये 450 पॉइंट की रैली ली उस रैली के ऊपर है, दिस इज समवेयर नियर 17,430 आई गेस। जब तक हम वो लेवल नहीं तोड़ते हम एक अपट्रेंड में है, और जब तक ये 17,100 का एक लेवल है, जब तक हम ये नहीं तोड़ते तब तक हमारा अपट्रेंड इंटैक्ट है। अपट्रेंड, लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अभी तक हम लोगों ने स्लैंटिंग लाइंस डिस्कस करी जिसमें हमारे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल बने थे। एक और बड़ा अच्छा तरीका है, इन लाइंस को ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, कभी कभी ये मिसगाइड भी करती हैं। एक और बहुत रिलायबल और बहुत बढ़िया तरीका है, उसमें हम पैरेलल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइन सेम रहेंगी, मेरे को दो लेवल्स को अटैच नहीं करना। ये लाइंस भी हमें सपोर्ट्स और इंडिकेटर्स, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बताती हैं। अभी निफ्टी प्रेजेंटली यहाँ है 17,600 समथिंग के आसपास है हम लोग। जो ये नीचे वाले लेवल हैं ये सब ऐसे लेवल हैं जहां पे एक से ज्यादा बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया और रिवर्सल हुआ। इन कैंडल्स का जो लो है, एक से ज्यादा लोज आपको इन लाइंस के ऊपर, इन सभी लाइंस के ऊपर मिलेंगे। लोज होंगे या हाइज होंगे, आई मीन दिस लोज एंड हाइज मेक देम इंपॉर्टेंट पिवट्स फॉर दैट मैटर। तो हम इन लाइंस को भी ध्यान में रख के चलते हैं। जब तक हमारे हायर हाइज बनते जा रहे हैं हम लोग इसको अप ट्रेंड में मान के चलेंगे। इसमें भी सेम वही थ्योरी है। अगर हम 17,300 के आसपास उसके नीचे आते हैं तो वी विल बी, सॉरी 17,100 के नीचे आते हैं तो वी विल बी इन अ डेफिनेट डाउन ट्रेंड। जब तक हम 17,400 के ऊपर है इट इज जस्ट ए कंसोलिडेशन। हम एक दिन 450 पॉइंट का मूव बनाने के बाद कुछ दिन कंसोलिडेट हो रहे हैं इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट दैट दैट स्ट्रॉन्ग रैली। ग्लोबल न्यूज फ्लो भी अच्छा नहीं है, so I mean looking at global news flow and all that macro thing, lots of people are in profit, they are closing their positions in profit. So I mean we are just consolidating within this broad range that we formed on Tuesday last week. अब ये टोटल दोनों लाइंस दो चीजें बताई कि एक तो हमने अप ट्रेंड इस तरीके से देखा कि हमने असेंडिंग चैनल ड्रॉ किया और उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया, बिकॉज हायर हाइज लग रहे थे, हायर लोज लग रहे थे, उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया, असेंडिंग चैनल बनाया और वो एक तरह का कॉन्फर्मेशन हमें मिल गया कि हाँ ये
हम अभी भी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में हम नहीं गए हैं। और दूसरा जो हम अभी स्लाइड देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक तरह से हमारे को अलग अलग लेवल्स पे मिला, तो जिससे कि एक तरह से जाहिर है कि अभी भी हम कंसोलिडेशन फेज में, या फिर फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज हो रखा है। तो ना वो कंसोलिडेशन कहो, साइडवेज कहो, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड कहो, आई मीन ये सब वर्ड्स हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो। दे मींस द सेम एक्चुअली, इसमें कोई फर्क, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं बोलूं मार्केट इस समय 17,400 और 17,700 के बीच में कंसोलिडेट हो रही है। छोटी करेक्शन है, छोटा डाउन ट्रेंड है। हमने 900 का हाई बनाया, उसके बाद 700 का बनाया, अभी हम 700 को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक छोटा डाउन ट्रेंड तो है, 900 700, एक लोअर लो तो मिल गया। लेकिन इसको डाउन ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए मेरे को एक मेजर लोअर लो चाहिए। लोअर हाई तो मुझे मिल गया, अभी तक मुझे एक लोअर लो नहीं मिला, which is I mean that makes me believe that we are still in an uptrend. We are in a small correction or a small consolidation kind of phase. बट पुनीत, आपका क्या सजेशन है, मतलब इसमें जो डेली बेसिस पे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो अभी जिस तरीके से मार्केट चल रही है साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, तो क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए स्पेशली इंट्राडे वालों के लिए, या नहीं लेना चाहिए, या सिर्फ जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, मतलब जो पोजिशनल या स्विंग जिसको बोलते हैं, सिर्फ वही प्लेयर्स इस वाले ट्रेंड में अभी कंटिन्यू करें? देखो इंट्राडे वाले अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो यू शुड हैव स्किल्स और यू शुड हैव सम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ टेम्परामेंट एंड नॉलेज जो आपको हर रोज कोई ना कोई ट्रेड दे। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डेली चार्ट्स के ऊपर इसको डिस्कस कर रहे हैं। डेली चार्ट्स की हेल्प से मुझे एक डायरेक्शन का आइडिया मिल गया। जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगी मुझे शॉर्ट साइड पे ट्रेड नहीं लेना। मुझे निफ्टी को शॉर्ट करके या किसी भी दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग एक्चुअली। अगर ये रिलायंस का इस तरह का चार्ट बने तो मुझे रिलायंस को शॉर्ट नहीं करना, मुझे लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है, मुझे बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी अपनानी है। इसको देख के आपको भी ये समझ में आ रहा होगा ना कि मार्केट नीचे जाती है फिर बहुत छाप रिकवर करती है। तो ये दिस इज सिंपल बाय ऑन डिप्स। मतलब हमें अगर डेली में हमारा ट्रेंड अपवर्ड्स है तो मैं अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। अगर ये ट्रेंड माइनस में चला जाएगा, से फॉर सम रीजन इफ निफ्टी कम्स बिलो 17,400 और 17,000, ये एग्जैक्ट लेवल आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करूंगा, 17,100 समथिंग, तो फिर मैं डाउन साइड के ट्रेड ढूंढना शुरू करूंगा। देन आई मीन व्हेनेवर द मार्केट विल रैली आई विल सेल इट ऑन कंफर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड, और वो अपना जब नीचे आएगी तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। मतलब डेली के बेसिस पे या वीकली चार्ट्स के बेसिस पे आई फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द ट्रेंड, अबाउट द लॉन्ग टर्म और द मीडियम टर्म ट्रेंड। तो मीडियम टर्म ट्रेंड अभी अपवर्ड्स है या, तो बेसिकली डेली ट्रेंड से, डेली चार्ट से मुझे आइडिया मिला। आई मीन आई फॉर्म्ड एन ओपिनियन, मेरा बायस पॉजिटिव बना, बायस अपवर्ड्स बना, तो मैं डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मुझे जब भी डिप मिलेगा मैं बाय करूंगा और प्रॉफिट बुक करके लाइंस के हिसाब से जो भी सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से मैं उसको एग्जिट करते चले जाऊंगा। मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड्स नहीं लूंगा जब तक कि मुझे डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको आधे घंटे का, 1 घंटे का या 15 मिनट का, सम वेरी स्मार्ट पीपल इवन लुक एट 5 मिनट और 1 मिनट चार्ट्स, तो आपको वो वाले सिस्टम, अपना ट्रेड लेने के लिए वो वाले सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन आप ट्रेड की डायरेक्शन ओवरऑल ट्रेंड से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम अभी फिलहाल के लिए ये मान के चलें कि करंट सिनेरियो में मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है, वो अभी डाउन ट्रेंड में नहीं आया। सर्टेनली बिल्कुल अप ट्रेंड में है। आपको मतलब इसको ना मानने का कोई रीजन नहीं है आपके पास। तो इसके अलावा भी पुनीत जी कोई मतलब कुछ और तरीके हैं जिससे हम होते हैं। मैं इसको पूरा करता हूँ। ये मेरा बड़ा फेवरेट तरीका है। इसमें आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इंडिकेटर्स आमतौर पे मतलब जो इसके अलावा जो भी तरीके हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। इसके अलावा जो भी तरीके हैं वो थोड़े से लैगिंग होते हैं। आपको वो इंसिडेंट होने के बाद कुछ सिग्नल मिलेगा, कुछ कंफर्मेशन मिलेगी। दिस इज काइंड ऑफ लीडिंग। आपको जैसे ही प्राइस में कुछ मूवमेंट आएगा इट विल टेल यू अबाउट दैट। हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे, इसके बाद मूविंग एवरेजेस डिस्कस करेंगे। ये दोनों बहुत अच्छे और बहुत रिलायबल तरीके हैं। तो हम अगली 2-3 स्लाइड में इसको खत्म करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू मूविंग एवरेजेस। श्योर। तो ये हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, पैरेलल लाइंस को और स्लैंटिंग लाइंस को मैंने मिक्स कर दिया। तो ये एक आई मीन आप इसको अगर वैसे देखेंगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। आई मीन सो मेनी लाइंस।
बट इट मेक्स सेंस। इसको अगर आप मतलब डेली बेसिस पे देखना शुरू करोगे तो आई मीन वन विल स्टार्ट हैविंग अ होल्ड ऑफ इट। अपवर्ड चैनल है, डाउनवर्ड चैनल है, ये लाइंस मुझे कुछ लेवल्स बता रही हैं। इसको अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ देखते हैं। 760 प्रोबेबली उस दिन का हाई था। ये जो पर्पल लाइन है दिस इज 760। ये उस दिन का क्लोजिंग था, एक्चुअली ट्यूसडे का क्लोजिंग था और कल का हाई था। अब अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमारा अपसाइड कंफर्म होता है। इसके बाद 784 और 17975 ये दो लेवल्स हैं, ये मैंने मार्क किए हुए हैं। ये मार्क किन बेसिस पे किए हैं ये मैं आपको इसके बाद चार्ट्स में ले जाऊंगा, वहां से और हमें अच्छे से नजर आएगा। ट्रेडिंग व्यू में पूरा क्लियर व्यू मिल जाएगा। I mean, these are the levels where I can face some resistance at this point of time. अगर हम 795 क्रॉस कर लेते हैं क्लोजिंग बेसिस पे और उसके ऊपर थोड़ा टिकते हैं तो हमारे आगे के टारगेट 18,050, 18,198 और 18,560 हो जाएंगे। ये इन लाइन से आए हुए लेवल्स हैं, जो अपना हमारे चैनल वाली लाइंस है ना, ये यहां से आए हुए लेवल्स। तो ये हमारा ऊपर के लेवल्स हो गए। हाँ, नीचे आते हैं तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है अपना, आप देखेंगे लाइक मैंने बातों में भी बता भी दिया कि ये जो बड़ी कैंडल है व्हाइट वाली, ये ट्यूसडे की कैंडल है। ट्यूसडे को हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखी मार्केट में। इट वाज बैक्ड बाय वेरी गुड वॉल्यूम, ब्रेथ भी बहुत अच्छी थी, तो एवरीथिंग वाज ऑन द साइड ऑफ बुल्स एंड इट वाज सरप्राइजिंग बिकॉज ग्लोबल मार्केट उस दिन भी अच्छे नहीं थे, कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज नहीं था। उसके बाद भी हमने कोई अपना FIS का बहुत अच्छा बाइंग मिला। अब अभी तक हम उस रैली को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ट्यूसडे के बाद वी हैड 1 2 3 4 5 सेशंस, मेरे ख्याल से एक दिन छुट्टी थी बीच में। तो इन 5 सेशंस में हम एक ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये एक छोटी रेंज है, हम इसी में मूव कर रहे हैं। दिस बेसिकली दिस इज 17,480 टू 17,770। 17,480 का लो हमने आज टच किया, बीच में 2 बार हम लगभग इसी लो के नजदीक आए थे। हर बार हमें नीचे बाइंग मिल रही है, लेकिन हम ऊपर अभी थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी आ रहा है। अब अगर थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद हम 770 को क्रॉस करते हैं तो बहुत सारे लोग जिनकी पोजीशंस होंगी मार्केट में, जो शॉर्ट साइड पे बैठे होंगे, दे विल स्टार्ट कवरिंग शॉर्ट्स। आई मीन ये चार्ट्स जो हैं ये आई मीन एनीबॉडी कैन सी देम, ये बहुत नोन तरीके हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो लगभग सिमिलर लेवल देख रहे होंगे, वो भी प्रोबेबली वेट कर रहे होंगे कि वंस इट क्रॉसेस 770 आई विल टेक ए ट्रेडिंग पोजीशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे फंड्स उस समय मार्केट में एंटर करेंगे। तो नो वंडर हम 770 क्रॉस करने के बाद शायद आधे घंटे में, 1 घंटे में 100-150 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग एंड बाइंग बाय सम पीपल हु आर वेटिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटी फॉर ए ब्रेकआउट काइंड ऑफ थिंग। द सेम कैन हैपन ऑन द ब्रीच ऑफ द लोअर लेवल ऑफ द रेंज। 480 टूटा, उसके बाद उस दिन का लो 400 के आसपास था, वो टूटा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग शॉर्ट करने आएंगे, बहुत सारे लोग लॉन्ग बैठे होंगे, दे विल स्टार्ट वाइंडिंग अप, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो वी मे गेट 100-150 पॉइंट का फॉल आई मीन विद इन मिनट्स if either of these levels breaks। तो ये बेसिकली ओवरऑल चार्ट है, मतलब ये वही बड़ा वाला चार्ट है, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया, इसमें सारे लेवल्स मेंशन्ड हैं। नीचे की तरफ हमारे लिए 355 और 170 आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये 375, ये जो 170 है ये लेवल है जो लो हमने अभी थोड़े दिन पहले बनाया। नहीं, बहुत आई थिंक हेल्पफुल है ये चीज। तो बट इसके अलावा मतलब ये आपने 2 तरीके बताए डेफिनेटली, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ योर असेंडिंग चैनल एज वेल एज द ट्रेंड लाइंस, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल एंड स्लैंटिंग एंड पैरेलल ट्रेंड लाइंस, ये 4 चीजें हैं इसमें। राइट। तो ये सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा फूल प्रूफ तरीका है। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लाइक वी कैन डिस्कस देम एज वेल। हम बाकी ज्यादा चीजों में अभी नहीं जाएंगे, आई मीन कोई पॉइंट नहीं है, दिस इज अ स्मॉलर सेशन। हम लोग एक मूविंग एवरेजेस डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में ही लेके जाऊंगा, वहीं पे आप मतलब लाइव आपको दिखाऊंगा कि आई मीन हाउ कैन वी यूज देम एंड हाउ कैन वी ड्रॉ देम। ये चार्ट्स, ये पूरा का पूरा जो स्लाइड शो है ये मैं अपना चैनल पे डाल दूंगा फॉर रेफरेंस ऑफ एवरीवन। श्योर। एंड जब तक पुनीत जी हमें लेके जा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पर, सो चैट बॉक्स में ऑलरेडी आपके पास लिंक्स हैं टेलीग्राम चैनल के और यूट्यूब चैनल के। सो अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक ये चैनल्स को, तो प्लीज आप वो लिंक्स के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा। एक
बहुत सिंपल इंडिकेटर है, बहुत लोग यूज करते हैं उसको। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो उस पर्पस के लिए वो बहुत मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं उसको, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एक 13 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। नाउ दिस इज आवर 13 पीरियड मूविंग एवरेज। डेली चार्ट पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। जब तक हम इस 13 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, हम लोग कोशिश करें कि हम शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लें तो अच्छा है। लॉन्ग साइड का कोई ट्रेड है तो इसके ब्रीच तक हम वेट कर सकते हैं। मेरा लॉन्ग साइड का कोई ट्रेड है, थोड़े बहुत लॉस में है, एज लॉन्ग एज वी आर अबव 13 पीरियड मूविंग एवरेज, वी कैन होल्ड दैट पोजीशन, वी कैन वेट फॉर इट टू टर्न इनटू प्रॉफिट। ये एक अच्छा मोमेंटम बताता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपना लाइक मार्केट का मूड कैसा है, ट्रेडर किस साइड पे ट्रेड ले रहे हैं। दिस रिमाइंड्स मी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मैंने अभी नोटिस की है कि जो आज का वॉल्यूम है ये बहुत अच्छा है। आप देख रहे हो कि नीचे का जो ये अपना ग्रीन कैंडल है, दिस इज टू बिग। तो ये कंफर्मेशन है कि आज का रैली रिलायबल था। आज का जो छोटा रैली था, हम लोग बहुत हम लोग डे के बॉटम पे, वी ओपन नियर डेज बॉटम, एक हमने बॉटम बनाया, इंपॉर्टेंट लेवल पे बॉटम बनाया और हमने रिकवरी की। वो रिकवरी काफी रिलायबल थी। मतलब वॉल्यूम अपने आप में एक इंडिकेटर है। किसी अच्छे मूव वाले दिन अगर आपको वॉल्यूम अच्छा मिलता है तो अपने आप में एक कंफर्मेशन होता है कि हाँ उस दिन का मूव कोई ट्रैप नहीं था। अब हम देख रहे हैं 13 डेज का मूविंग एवरेज, पिछले कुछ दिनों से हम इस एवरेज के आसपास ही घूम रहे हैं। यही हमारा कंसोलिडेशन फेज है। शॉर्ट टर्म करेक्शन, साइडवेज, व्हाटएवर नेम यू गिव इट, एज लॉन्ग एज वी आर मूविंग अराउंड इट, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, वी आर इन अ कंसोलिडेशन फेज। हम इसके ऊपर बंद होना शुरू कर देंगे तो वी विल अगेन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड विल स्टार्ट। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एक 14 जुलाई का एग्जांपल है। 14 जुलाई को like we were in an uptrend even then. अभी हम बात कर रहे थे डेट्स की। 17 जून एंड 20 जून वर द डेज व्हेन द बॉटम वाज फॉर्म्ड ऑन निफ्टी। 24 जून को हमने 13 EM को टच किया लेकिन हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए। उसके बाद 27 को हम लोग 13 EMA के ऊपर बंद हुए। उसके बाद से हमने डिसाइसिवली 13 EMA कभी नहीं तोड़ा। थोड़ा बहुत नीचे आए, क्लोजिंग बेसिस पे हम यहाँ पे भी ऊपर थे, यहाँ पे भी ऊपर थे, यहाँ पे भी ऊपर थे। ये 1 जुलाई को हम क्लोजिंग बेसिस पे 13 EMA से थोड़ा सा नीचे थे। उसके बाद हमने एक आधा दिन 13 EMA के नीचे की अपना क्लोजिंग दी, एक ये वाला दिन भी था, बट वी वर मार्जिनली लो और हमें कभी भी कुछ नीचे नहीं मिला। कुछ और समझे बिना अगर हम सिर्फ इस एक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते, हम इसी के बेसिस पे एक ट्रेड लेते, उसका एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस सकते हैं कि हाँ मुझे इसके नीचे की 2 क्लोजिंग चाहिए, इससे कम से कम 50 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग चाहिए, तो वी वुड हैव टेकन द एंटायर एडवांटेज ऑफ दिस अपट्रेंड। मतलब आप ये देख लीजिए, 27 जुलाई से लेके 29 अगस्त तक हमें 13 EMA के नीचे का डिसाइसिव क्लोजिंग कभी नहीं मिला। और अगर हम इसको पॉइंट टर्म्स में देखें, इसने हमें 11% रिटर्न दिया, 11% चेंज आया निफ्टी में, अप्रोक्सीमेटली 17,054 पॉइंट्स का रिटर्न मिला हमें। मैं टॉप से कंपेयर नहीं कर रहा, जब ये दोबारा 13 EMA के नीचे गया उस लेवल से कंपेयर कर, दैट हैज गिवन अस अबाउट 11%। सो दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। और इसको तो ड्रॉ करना बहुत आसान है ना, इसमें तो कुछ लाइंस भी ड्रॉ नहीं करनी, हाई एंड लोज भी नहीं देखने, कुछ भी देखने की जरूरत है। तो पुनीत, बट 13 EMA ही लेना है या जैसे जो और भी अवेलेबल होते हैं 9, 20, 10, 50, तो उनको भी कंसिडर करना है? गुरप्रीत, हम जितनी ज्यादा चीजों में घुसेंगे उतना कॉम्प्लिकेट करते चले जाएंगे। 9 और 13 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, 20 भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। ये अपना 13 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो ये जो 13 है निफ्टी के लिए ये बहुत अच्छा है। अलग अलग कमोडिटीज के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस स्टॉक में किस ट्रेडिंग कंपोनेंट में क्या चीज ज्यादा बढ़िया काम करती है। निफ्टी के लिए 13 इज वेरी गुड, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए 13 इज डैम गुड। गॉट इट। ओके, अब आते हैं ट्रेंड की बात। एनीवे, अगर 13 EMA का ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो मार्केट ऊपर की तरफ है, 13 EMA फ्लैट है तो मार्केट साइडवेज है, 13 EMA गिर रहा है तो मार्केट वीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये 9 जून को हम 13 EMA को हमने ब्रीच किया, उससे अगले दिन हम नीचे खुले, अपने आप में ये सिग्नल था। उसके बाद हमने एक बहुत अच्छा फॉल देखा। देयर आर सेवरल थाउजेंड इंडिकेटर्स एक्चुअली। हम जितनी चीजों में घुसेंगे उतना अपने आप को कॉम्प्लिकेट करते चले जाएंगे।
Now this was a 7% fall. A decisive close below 13 EMA gave us, I mean, top to bottom approximately 7% fall. अगर हम चलो वेट ही करते कि हाँ हमें तो 13 EMA के बाद ही प्रॉफिट या लॉस बुक करना है, even then we would have got about 3%. In a few days, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 days, 10 सेशंस में हमें ये लगभग 3% रिटर्न मिलता है. तो ये एक मतलब बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, स्पेशली फॉर द ट्रेडर कम्युनिटी. जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा सिंपल मूविंग एवरेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार. ये अलग अलग पीरियड की मूविंग एवरेजेस हैं. स्टैंडर्ड इसने लिया हुआ है 20, 50, 100 एंड 200. तो जो हमारी 20 पीरियड की मूविंग एवरेज है वो इस समय क्रॉस ओवर करके सबसे ऊपर चल रही है. आई मीन इसमें हमें ये देखना है निफ्टी 20 से ऊपर है यानी निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है वो 20 से थोड़ा सा नीचे है. मतलब पास्ट फ्यू डेज हम 20 पिछले 2 दिन का क्लोजिंग 20 के ऊपर था. उससे पहले हम एक बार और नीचे बंद हुए थे. जनरली जैसे हम 13 EMA के आसपास घूम रहे हैं ऐसे ही हम 20 SMA के भी आसपास घूम रहे हैं. जब तक हम आई मीन ट्रेडर्स इसको भी पकड़ सकते हैं. जब तक हम 20 SMA के ऊपर है हमारा मोमेंटम ऊपर की तरफ है. इसमें अगर हमें ट्रेंड समझना है तो एज लॉन्ग एज 20 EMA इज अबव 50 EMA हमारा इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो अपवर्ड्स होता है. जिसने यहाँ पे क्रॉस किया which was 22nd of July. 22nd of July के बाद से हमने कोई डिसाइसिव डाउन ट्रेंड निफ्टी में नहीं देखा. 22nd of July की अगर हम क्लोजिंग से अभी तक का लेवल देखें so we are about 1000 points up. 1000 we are approximately 1000 points higher than that. इस क्रॉसओवर के बाद हम 1000 पॉइंट्स हायर चल रहे हैं. लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 20 SMA का बहुत सिग्निफिकेंस है. हम इसके बारे में बहुत पढ़ते भी होंगे. आई मीन अभी आई गेस जो भी आदमी स्टॉक मार्केट में काम करता है 20 SMA की रेलेवेंस को समझता है. 20 SMA के हमने 20 SMA जब तक आप अगर एक इन्वेस्टर भी हैं, आपका पोर्टफोलियो भी है, आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी है, अगर आपको निफ्टी या कोई भी आपका स्टॉक अपने 20 SMA के नीचे मिलता है तो आपको या तो उसको क्लोज करना चाहिए या उसको हेज करके चलना चाहिए. कंफर्मेशन के लिए आप 2 या 3 दिन का एक बेंचमार्क बना सकते हो कि 3 क्लोजिंग मेरे को जब भी 200 SMA के नीचे मिलेंगी I'll do something about it. मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा. मैं अगर प्रॉफिट में है तो पूरी तरह निकल जाऊंगा. तो 20 SMA के रॉन्ग साइड पे होना इज फेटल एक्चुअली. आई मीन दिस इज अ प्रूवन थ्योरी. आप अगर चार्ट पे ड्रॉ करके कभी हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको आई मीन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा. ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं. हमने निफ्टी में 22 अप्रैल को हम 200 SMA के नीचे बंद हुए. उसके बाद क्या हुआ हम सबको मालूम है. उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत फेटल फॉल देखा निफ्टी में. 20 SMA क्रॉस करने से लेके अगर हम बॉटम तक देखें इट वाज ए गुड 11% फॉल इन 35 डेज. तो जब भी हम 200 SMA ब्रीच करते हैं, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे कोई कमोडिटी हो या कोई इंडेक्स हो, उसके बाद एक अपना सीवियर फॉल आता है. ये आपको 10 में से 8 बार आता है. 10 में से 1-2 बार होगा कि हम शायद कंसोलिडेट करके रिवर्स कर जाए. आई मीन इट इज वेरी इजी. अगर आपको ऐसा लग रहा है 2-3 क्लोजिंग के बाद निफ्टी या कोई भी आपका स्टॉक 200 SMA के ऊपर चला गया, वी कैन री एंटर विद अ स्मॉल लॉस. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट. लेकिन ये बहुत प्रूवन और बहुत रिलायबल तरीका है. 200 SMA के नीचे मार्केट बेरिश होती है. ऐसे समझ कोई भी आपका स्टॉक, कोई भी कमोडिटी, इफ इट इज बिलो 200 SMA and if it closes below 200 SMA for 2-3 consecutive days, it is 100% bearish. तो एक ये मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने के लिए 200 SMA बहुत सिग्निफिकेंट. अगर हमें लोअर हाई लोअर लो ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो कम से कम 200 SMA, 50 SMA और 13 SMA और 13 EMA तो हम समझ ही सकते हैं. Yes, Gurpreet. I mean, any queries with respect to that, I'll be happy to answer. I think हम क्वेरीज बाद में लेते हैं. लेट्स इसके अलावा भी पुनीत आपने मतलब ट्रेंड हमें समझा दिया और मतलब काफी आसान भाषा में मैं कहूंगा कि समझाया, जिससे कि एक व्यक्ति इसको समझ सकता है. बट इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिससे हम ट्रेडिंग में कुछ अच्छा कर सकें. डेफिनेटली है. उसके बाद हम थोड़ा सा क्वांट डिस्कस करेंगे. आज के टाइम में वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है क्योंकि हमारे एक्सचेंज का लगभग 90% टर्नओवर सिर्फ ऑप्शन से होता है. कैश का रोल बहुत कम है उसमें. कैश का सिग्निफिकेंस भी इसीलिए कम हो गया है. ट्रेडर्स, आपका FIIs, आपके फंड्स, ये सब लोग डेरिवेटिव्स में स्पेशली ऑप्शंस में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं.
तो ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ क्वांटिटेटिव डाटा को समझना पड़ेगा। अगर आप टीवी देखते हैं आजकल, कोई न्यूज का आर्टिकल पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उसमें पीसीआर, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट, इन सब चीजों का बहुत जिक्र होता है। तो ट्रेडिंग आजकल, अगर आप डेरिवेटिव की किसी भी चीज में ट्रेडिंग करते हैं तो बिना क्वांटिटेटिव डाटा को समझे उसको करना बहुत मुश्किल है। हमें ये मूविंग एवरेज से या हमारे ट्रेंड लाइन से एक डायरेक्शन का आइडिया मिल गया, उसके बाद शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन के लिए हमें क्वांट को समझना होगा। मेरा छोटा सा मतलब मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि कन्वीनियंट होगा अगर हम इसकी क्वेरीज को यहीं पे क्लोज करें और उसके बाद क्वांट वाले सेक्शन में जाएं। इसमें आई गेस बहुत ज्यादा क्वेरीज नहीं होंगी। स्टिल इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड लाइंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर हियर, बिकॉज़ क्वांट्स एक मतलब बिल्कुल अलग किस्म का चैप्टर है, दोनों का कोई ऐसा बहुत अच्छा कोरिलेशन नहीं है। तो हम इसको यहाँ क्लोज करके फिर क्वांट की तरफ बढ़ते हैं। श्योर, हम आगे क्वांट्स की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ऐप है, बेसिकली एनालिटिक्स ऐप है निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा की, उसको क्वांट्स ऐप बोलते हैं। आई मीन इट्स वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत लोग उसके बारे में जानते ही होंगे। I use that. I mean, there are other apps also available. I use a couple of them. अपना जिस तरह की बात हम आज कर रहे हैं, मुझे आज शाम को एंड ऑफ डाटा के बेसिस पे कल के बारे में ओपिनियन बनाना है, तो उसमें कौन सा बेस्ट है। द स्क्रीन इज विजिबल आई गेस टू एवरीबॉडी। इसमें हमें सबसे पहले एक चीज देखनी होती है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट, बिल्डअप भी बोला जाता है उसको। I mean, this is open interest of Nifty future or Bank Nifty future or any stock का future for that matter. इसका ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। फ्यूचर में कितनी ओपन पोजीशंस हैं, इसमें हम उसी को देख के चलते हैं। हम सिर्फ आज के डाटा पे फोकस करेंगे। that will be more relevant for today. So on the basis of this data, ये अभी अपडेट नहीं हुआ, 3:30 का ही है। ये NSE को कभी कभी थोड़ा लेट अपडेट करता है। आज के पूरे अप्स एंड डाउन्स में निफ्टी के फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट में कोई खास चेंज नहीं आया। इट इज जस्ट 0.04 विच इज वेरी वेरी स्मॉल। इंडेक्स में भी कोई खास चेंज नहीं आया। हम लोग 0.18 के चेंज के साथ क्लोज हुए। इट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो आज हमें इससे कोई क्लू नहीं मिल रहा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में सिग्निफिकेंट क्लू मिल रहा है। बैंक निफ्टी में हम 0.5% नीचे आए और जो ओपन इंटरेस्ट है हमारा वो 6.74% कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशंस बना रखी थी, उन्होंने आज अनवाइंडिंग की, प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है अनवाइंडिंग। ये रेलिवेंट है, मतलब इस केस में तो रेलिवेंट है जिस दिन ये 6-7% का 5% से ज्यादा का चेंज हो। अब जैसे ऊपर बैंक ये निफ्टी में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग लिखा हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब दिस इज बेसिकली फार्मूला ड्रिवन वैल्यू दैट दे पुट ओवर हियर। अगर 0.04 का चेंज है तो इट मे नॉट बी लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो हम उस सिग्नल को बहुत रिलायबल नहीं मान सकते। लेकिन बैंक निफ्टी हमें एक रिलायबल चीज बता रहा है। बैंक निफ्टी बता रहा है कि 0.5% बैंक निफ्टी गिरा। 0.5% इज अबाउट 150-200 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स इज। और जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6.78% कम हुआ। तो जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशंस थी उन्होंने उनको अनवाइंड किया, प्रॉफिट बुक किया आज के दिन। सो दैट इज वन सिस्टम। ये मुझे कल के बारे में ओपिनियन बनाने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, अब हम पीसीआर की तरफ आते हैं। पीसीआर बहुत कॉमन इंडिकेटर है। ये बेसिकली पुट और कॉल की रेशो होता है। जो निफ्टी का पीसीआर है वो थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ, 2.11%, 1.07। और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 14% नीचे आके बंद हुआ। इट इज एट 0.79 नाउ। तो ये बिल्कुल उसी चीज को वैलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी पीसीआर के हिसाब से थोड़ा वीक है। निफ्टी कंसोलिडेशन मोड में 2.11% इज ए वेरी स्मॉल चेंज, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन आज के दिन भी लोगों ने पुट्स ज्यादा राइट की कॉल्स के मुकाबले। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ये माइनस में है, नेगेटिव है, तो उस पर्टिकुलर दिन लोगों ने कॉल्स ज्यादा राइट की। और अगर ये पॉजिटिव में है तो पुट्स ज्यादा राइट की। कॉल्स हम तब राइट करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में नीचे आने वाली है, हमारा एंटिसिपेशन मार्केट का थोड़ा नेगेटिव होता है, तब पार्टिसिपेंट्स कॉल्स शॉर्ट करते हैं। और पुट्स हम तब शॉर्ट करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो ये हमें क्लू दे रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, लेकिन जो निफ्टी है वो कंसोलिडेशन फेज में है। इसमें एक और चीज देखने वाली होती है। बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.79 आ गया, विच इज वेरी वेरी लो। हम इसको एक चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार जब ये 0.79 आया था तो क्या हुआ था।
अभी स्टार्ट में ये जो ग्रीन लाइन है ये सब पुट कॉल रेशियोज हैं, हम लो के बहुत नजदीक हैं। पिछली बार हम 0.74 से लौट गए थे, उससे पिछली बार 0.64 से लौटे थे। आज का जो क्लोजिंग है वो 0.79 है, विच इज वेरी क्लोज टू 0.74। सो दिस इज ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज सेइंग कि पुट कॉल थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, यहाँ पे शॉर्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, कुछ और अपना रिलायबल तरीका देखिए शॉर्ट करना चाहिए। आप एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं ले सकते, बिकॉज पुट कॉल रेशियो इज सेइंग दैट बैंक निफ्टी इज इन ओवरसोल्ड जोन। आईवी हम सब लोग जानते हैं, ये बेसिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। दिन भर हम लोग इंडिया विक्स देखते हैं। When it comes to Nifty and Bank Nifty, IV is more relevant because IV जो इंडिया विक्स है वो लगभग 200 स्टॉक्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, और जो निफ्टी का आईवी है वो सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे कैलकुलेट होता है, और बैंक निफ्टी का आईवी सिर्फ बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो जो आईवी है वो कल के मुकाबले बैंक निफ्टी का थोड़ा सा बड़ा है। आईवी बढ़ने का मतलब मार्केट में नर्वसनेस है, पार्टिसिपेंट बहुत सर्टेन नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये माइनर सा राइज है तो हम इसको कंसोलिडेशन ही मानेंगे। मतलब जनरली आईवी का थोड़ा सा आईवी का बढ़ना इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो आई मीन दे आर स्केयर्ड, उनको डाउन साइड का रिस्क ज्यादा लग रहा है, वो शॉर्ट साइड की पोजीशन बना रहे हैं या कुछ ज्यादा हेजिंग करके चल रहे हैं। अगर ये डे टू डे बेसिस पे डिक्लाइन होता है तो दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ऐसे ही हम निफ्टी का आईवी देखते हैं। निफ्टी का आईवी थोड़ा सा गिरा है, आई मीन बिल्कुल ही वैसे ही हो रहा है ना। निफ्टी हमें लगातार हर इंडिकेटर में स्ट्रांग मिल रहा है। निफ्टी का आईवी कल 17.72 था, आज 17.57 है, लगभग 0.15 पॉइंट्स गिरा है ये। सो आई मीन इट सेज कि निफ्टी को लेके लोग थोड़े से ज्यादा सर्टेन थे आज, लोगों ने ज्यादा हेजिंग नहीं की, ज्यादा नेगेटिव वाली पोजीशंस नहीं बनाई, तो जो नर्वसनेस है वो निफ्टी को लेके कम है, बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, सिंपल भाषा में भी कहा जा सकता है उसे। निफ्टी 50 में से कितने स्टॉक बढ़े, कितने स्टॉक कम हुए, उस ब्रेथ में क्या चेंज आया, एक बार हम वो भी देखने की कोशिश करते हैं। ये पहला चार्ट जो है वो ओवरऑल हमें ब्रेथ के बारे में बताता है। ओवरऑल बोले तो निफ्टी के 210 के आसपास टोटल स्टॉक्स हैं जिनके फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। तो उन 210 में से आज लगभग 52 स्टॉक पॉजिटिव बंद हुए, बाकी नेगेटिव। जो रेशियो है वो 52 का आया, कल ये -14 था, तो कल के मुकाबले आज ब्रेथ सुधरा है अपना ओवरऑल निफ्टी। ओवरऑल आई मीन ओवरऑल निफ्टी के उन सभी स्टॉक्स का जिनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। इसको अगर हम निफ्टी में देखें, में 50 स्टॉक्स हैं, तो उन 50 स्टॉक्स के बेसिस पर देखें तो ब्रेथ आज का 2 था, कल ये -4 था, तो स्मॉल इंप्रूवमेंट है, माइनर इंप्रूवमेंट है। इसी तरह बैंक निफ्टी का ब्रेथ गिरा, कल सॉरी सुधरा, कल हम -8 थे, आज हम 0 पे हैं, तो इसमें 8 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। तो कुल मिला के मतलब तीनों को अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो हमें ब्रेथ में थोड़ा सा एक माइनर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। फिर एक और चीज है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, ये भी हमें कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से दिखाता है। इसको देखने के और भी बड़े इजी तरीके होंगे, लेकिन सिंस आई यूज कॉन्सेप्ट तो मेरा हाथ उस पर ज्यादा बढ़िया चलता है। निफ्टी में किस किस स्टॉक ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, आज हमें मालूम है सीमेंट बहुत अच्छा चला। ये हम सेक्टरल एक बेसिकली एनालिसिस देखते हैं। आज सबसे ज्यादा निफ्टी को गिराने वाले प्राइवेट बैंक्स थे। सेकंड नंबर पे ऑटोमोबाइल थे, इनमें अच्छी करेक्शन हमने देखी, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी। सिमिलरली शायद रिलायंस और एचपीबीपी भी डाउन ही थे। ऑयल ने उसके बाद एक डिक्लाइन दिया। उसके बाद सीमेंट स्टॉक आज बढ़े, सीमेंट स्टॉक ने आज सबसे ज्यादा निफ्टी को सपोर्ट किया। सीमेंट के अलावा आईटी थोड़ा सा बढ़ा, और फार्मा और इंफ्रा स्टॉक्स में हमने थोड़ी सी रैली देखी। इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट देखें तो सीमेंट सिग्निफिकेंट है अपसाइड में, आईटी थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, और प्राइवेट बैंक और ऑटो और ऑयल में हमने सिग्निफिकेंट फॉल देखा। तो ये वीक स्टॉक्स हैं, मतलब वीक सेक्टर्स हैं बेसिकली। हम और डिटेल में जाना चाहें तो स्टॉक्स भी देख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये हमें आइडिया मिलता है कि हाँ कौन से सेक्टर्स वीक चल रहे हैं। आईटी बहुत दिनों से वीक चल रहा था, बहुत दिनों के बाद आईटी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। आईटी के रिवर्सल के थोड़े चांसेस है, कल के दिन हम आईटी पे थोड़ा फोकस, आईटी स्टॉक पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही सीमेंट में बहुत स्ट्रेंथ है, सीमेंट में कुछ पोजीशन बना सकते हैं। प्राइवेट बैंक और ऑटो में जब तक रिवर्सल नहीं होगा हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें इस तरह के क्यूज हम इस एडवांस डिक्लाइन चार्ट को देख के लगा सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल इंडेक्स है, तो इसके हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स ही देखने पड़ेंगे। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग चीज है, बैंक निफ्टी में आज
कोई भी दो दी स्टॉक्स, ऑल ऑफ दी स्टॉक्स आर वेरी वेरी वॉलेटाइल, कोई भी किसी भी स्टॉक में सिवाय 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 इंडसइंड बैंक के हमें 1% से ज्यादा का चेंज देखने को नहीं मिला। तो दो बैंक निफ्टी 2% टूटा, ऐसी कोई मतलब मेजर वीकनेस नहीं है इसमें। बहुत स्मॉल स्मॉल लॉसेस है, 0.5%। आई मीन एयू बैंक बहुत छोटा बैंक है, हम इसको मेजर कंट्रीब्यूटर्स में काउंट नहीं करते। एयू बैंक और पीएनबी का आई मीन चेंज ज्यादा है, बट आई मीन दीज आर वेरी स्मॉल, इनका कोई खास बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स टूटे भी है, आई मीन आईसीआईसीआई बैंक 0.5% टूटा, एचडीएफसी बैंक भी 0.5% टूटा। दिस इज अ स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग, नो वंडर हम कल बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाते हुए देखें। ऐसा कुछ साइन किसी भी चीज से नहीं मिल रहा कि बैंक निफ्टी में कोई बड़ी मेजर करेक्शन होने वाली है या हम बहुत सीवियर डाउन ट्रेंड में। आई मीन शायद ये रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही होगी, अपने इंडिविजुअली ये कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये चीजें हर रोज देखोगे तो आई मीन इट विल टेक 5-10 मिनट्स ओनली। अगले दिन के बारे में एक अच्छा ओपिनियन बनाने में, एक अच्छा क्यू बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। आई मीन एंड ट्रस्ट में ये जो क्वांट्स का जो डाटा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स ओनली। ये इन्वेस्टर के लिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए, साल 6 महीने के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। हाँ, आप एक अच्छे प्राइस में एंटर कर सकते हैं इस डाटा के बेसिस पे, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ अगले 2-4 दिनों में इसका क्या होने वाला है। आप इसको आज ना खरीद के अपने परचेज को 2-4 दिनों के लिए पोस्टपोन करके बॉटम पे खरीदने का कंफर्मेशन, मतलब उस तरह से यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग करते हैं तो वो उसके लिए आपको क्वांट्स जरूर समझना चाहिए। Gotta focus on your